Today I am discussing April 2017 paper. Question number 36 में a patient comes in gynae OPD with painless genital ulcer and bilateral inguinal lymphadenopathy. So the best treatment for her is penicillin. पेनलेस अल्सर किसका था? सिफिलिस का. सिफिलिस पेनलेस अल्सर है. स्पाइरोकीट बैक्टीरिया होता है, ट्रेपोनीमा पैलिडम कहते हैं इसे, और इसके 2-3 तरह के सिम्टम्स आते हैं. प्राइमरी फेज के अलग सिम्टम्स हैं, लेटेंट फेज के अलग हैं, टर्शरी के अलग हैं. और इसका ट्रीटमेंट क्या है? सिंपल ट्रीटमेंट, बेंजाथीन पेनिसिलिन 2.4 मिलियन यूनिट्स का इंजेक्शन आता होता है जिसको इंट्रामस्कुलर लगाते हैं. 2 वीक्स के लिए इंजेक्शंस देते हैं. वीकली आप देते हैं 1 वीक एंड 2 वीक्स, और ये काफी होता है इसके लिए. क्वेश्चन नंबर 37. पोस्टमेनोपॉजल women presented with vaginal discharge on ultrasound fluid collection seen within uterine cavity. Diagnosed pyometra. Next best step in the management. The answer is drainage of pyometra. Pyometra की कंडीशन में डीएनसी नहीं कर सकते. पहले ही इतनी पस है, इन्फेक्टेड है, आप परफोरेट कर देंगे यूट्रस को. सो इट्स बेटर कि सिंपली उसको ड्रेन कर लें पायोमेट्रा को. मिट्रा कहते हैं यूट्रस को, पायो कहते हैं पस को. हिमेटोमीट्रा का मतलब है ब्लड इन यूट्राइन कैविटी. पायोमेट्रा का मतलब है पस इन यूट्राइन कैविटी. Question number 38. Patient came with pap smear report showing moderate dyskaryosis. So what will be your next step? याद रखें, mild dyskaryosis में कुछ नहीं करना. Moderate and severe dyskaryosis में you have to go for immediate colposcopy. क्या करेंगे colposcopy करके? ये क्या चीज है dyskaryosis? These are abnormal cells on cervix. ये simply abnormal cells हैं. जैसे CGIN, cervical glandular intraepithelial neoplasia, SIN 1, 2, 3. Moderate dyskaryosis, L-cell, H-cell, high-grade squamous intraepithelial lesions and low-grade lesions हैं. ये सारे abnormal cells हैं. ये सारे स्टेज 0 कैंसर है. मैं इन्हें कहती हूँ स्टेज 0 कैंसर, क्योंकि ये प्री मेलिग्नेंट है ना, कैंसर की तरफ जा रहे हैं. सो है तो ये एबनॉर्मल सेल्स. सो दीज आर स्टेज 0. स्टेज 0 में फिर क्या होता है? हमने इमीडिएट कॉल्पोस्कोपी करनी होती है ताकि हम देख सकें कि नेकेड आई से हमें ये एबनॉर्मल सेल्स किस हद तक नजर आ रहे हैं. फिर हम इसमें एसिटोवाइट चेंजेस देखते हैं, एसिटिक एसिड अप्लाई करके देखते हैं, कुछ ल्यूगोल्स आयोडीन अप्लाई करके देखते हैं. अगला स्टेप होता है सर्वाइकल बायोप्सी. क्यों? ताकि आप डायग्नोज कर सकें सर्वाइकल कैंसर को. याद रखिएगा, कैंसर का डायग्नोसिस कभी भी पैप स्मेयर पे नहीं बनता. पैप स्मेयर पे सिर्फ प्री मेलिग्नेंट कंडीशंस का डायग्नोसिस बनता है. सिन 1, 2, 3, CGIN, L-cell, H-cell जो मैंने आज आपको सारी बताई हैं, डिस्कैरियोसिस. लेकिन कैंसर का डायग्नोसिस सर्वाइकल बायोप्सी पे बनेगा. पंच बायोप्सी ले सकते हैं, वेज बायोप्सी ले सकते हैं, कोन बायोप्सी लेते हैं. कोन में तो पूरी की पूरी नाइफ से हम कोन निकाल लेते हैं और उसका डायग्नोसिस बन के आ जाता है कि ये सर्वाइकल कैंसर है. सो ये बात याद रखनी है. क्वेश्चन नंबर 39. अ women presented with vulval irritation on examination less than 1 centimeter की लीजन है लेबिया मेजोरा पे. सो नेक्स्ट स्टेप इन द मैनेजमेंट क्या होना चाहिए? द आंसर इज एक्सिशनल बायोप्सी. देखें, 0.5 सेंटीमीटर की छोटी सी लीजन है ना, अगर आपको ये चंद मिलीमीटर की अगर मिल रही है फिर तो हम उसमें स्टेरॉइड भी लगा सकते हैं. लेकिन अगर ये लीजन आपको 1 सेंटीमीटर की या मोर देन 1 की मिल रही है तो फिर बेहतर है कि आप उसकी एक्सिशनल बायोप्सी कर लें. एज ग्रुप देखना है, खासतौर पे अगर मेनोपॉजल एज है और कोई ना कोई इस तरह का लीजन बना हुआ है तो उसकी बायोप्सी कर लें. वल्वल कैंसर भी हो सकता है. क्वेश्चन नंबर 40 में 60 years old लेडी है प्रेजेंटेड विद इंटेंसली प्रोरेटिक व्हाइट लीजन्स ऑन वल्वा. बायोप्सी पे स्क्वेमस सेल हाइपरप्लेजिया आ गया. सो द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस इज 1% हाइड्रोकॉर्टिसोन. कुछ हाई डोज स्टीरॉइड्स हैं, कुछ लो डोज हैं. 1% हाइड्रोकॉर्टिसोन लो डोज है. क्लोबीटासोल हाई डोज है, यानी पोटेंट स्टीरॉइड है, हाईली पोटेंट. क्वेश्चन नंबर 41. अ पेशेंट हैज शार्प डीमार्केटेड पर्पल इरोसिव लीजन्स एंड पैप्यूल्स. प्लैक्स हैं एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स वेजाइना. सो व्हाट इज द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस? दिस इज लाइकन प्लैनस. लाइकन प्लैनस का इस दफा जो पेपर में सवाल आया था वो इजी नहीं था, वो उन्होंने पर्पल लीजन नहीं दी थी. याद रखें, पी से प्लैनस होता है, पी से पर्पल लीजन होती है. लेकिन लाइकन प्लैनस वो डायग्नोसिस है जिसमें एट अ टाइम माउथ अल्सर भी बनेगा, जेनिटल अल्सर भी बनेगा, और इसके अलावा पर्पलिश पिंकिश किस्म की लीजन्स बनेंगी, पैप्यूल्स बनेंगे. इसके अलावा सोराइसिस होता है. सोराइसिस में याद रखें स्केली लीजन्स नजर आएंगी, खासतौर पे वो स्केल्स बने हुए होंगे जैसे मछली के स्केल्स होते हैं, फिश के, उस तरह की स्केली व्हाइट लीजन नजर आएगी और ज्यादातर वो एक्सटेंसर सर्फेसिस पे आएगी. वल्वा पे तो बनी हुई होगी, लेकिन एक्सटेंसर सर्फेसिस ऑफ आर्म्स जैसे एल्बो है, और जो लाइकन स्क्लेरोसिस होता है उसमें भी व्हाइट एरियाज बनते हैं, लेकिन उसमें व्हाइट रेज्ड एरियाज होंगे.
सोराइसिस के फिर भी इतना रेज्ड नहीं होते हैं, लाइकन स्क्लेरोसिस के चमकते हुए होंगे और जरा पेप्यूल टाइप के होंगे। सोराइसिस में रेडनेस भी होगी, इन्फ्लेमेटरी भी हो सकता है, रेड भी मार्जिन हो सकते हैं, वो आपको ये दे सकते हैं कि स्केली लीजन है और रेड मार्जिन है, और अदरवाइज माउथ अल्सर है और वल्वा पे भी बना हुआ है, दिस इज लाइकन प्लैनस। सो ये दोनों तीनों मैंने जेनिटल आपको लीजन्स बता दिए हैं, अब इनको याद रखिएगा। Question number 42, 45 years old lady with vulval itching from 2 weeks relieved with cold bath. She had edematous lesions with scaly raised white areas. No discharge seen, so the diagnosis is, दो बातें इसमें contradiction वाली हैं। एक तो बात स्केली लीजन्स हैं, दूसरी बात रेज्ड एरियाज हैं। रेज्ड एरियाज लाइकन स्क्लेरोसिस के होते हैं और स्केली लीजन्स सोराइसिस की होती हैं। अब एग्जाम में आपने क्वेश्चन को ठीक से पढ़ लेना है। इस दफा जो पेपर में क्वेश्चन आया था उसमें टिपिकली एल्बो पे, एक्सटेंसर सर्फेसिस पे भी उन्होंने लीजन्स मेंशन की हुई थी और स्केली लीजन्स बताई थी, बस और कुछ नहीं बताया था। सो उसमें डायग्नोसिस बन रहा था सोराइसिस का, जबकि यहाँ इस सवाल में रेज्ड व्हाइट एरियाज को फोकस करें। कोल्ड बाथ का जहां तक ताल्लुक है, कोई भी इन्फेक्टिव चीज होगी, ऑफ कोर्स कोल्ड बाथ विद सोप एंड वाटर इट गिव्स एंटीसेप्टिक सोल्यूशन टू समथिंग। अब कोई भी इन्फेक्शन वाली एडिमेटस जगह होगी या एरिथमेटस होगी जिसको आप कोल्ड बाथ दिलवाएंगे तो वो टेम्पररी रिलीफ मिलेगा, लेकिन इसका किसी लीजन के साथ नहीं है कंसर्न। आपने जो चीज देखनी है वो कलर ऑफ लीजन देखना है, साइट ऑफ लीजन देखना है और उस लीजन का पैटर्न क्या है वो देखना है। सो रेज्ड व्हाइट एरियाज टिपिकली मेंशन किए जाएं, या आइवरी लीजन्स हैं चमकती हुई सी, वो लाइकन स्क्लेरोसिस की होंगी। अदरवाइज स्केली लीजन और एडिमेटस या एरिथमेटस, बेसिस उसकी एरिथमेटस हो सकती हैं। सोराइसिस में इन्फ्लेमेटरी पैचेस बने हुए होते हैं, सोराइसिस मिक्सअप होता है स्केली लीजन्स का भी और इन्फ्लेम्ड एरियाज का भी, ये भी याद रखिएगा। सो यहाँ पे इसका आंसर है लाइकन स्क्लेरोसिस। क्वेश्चन नंबर 43, the most likely etiological factor for sphincter damage. This is forceps delivery. Question number 44, after delivery of first twin, second twin should be delivered in. This is 30 minutes. Within 30 minutes, second twin को deliver हो जाना चाहिए। Question number 45, patient with placenta previa now planned for C-section. What to do pre-operatively? कुछ ऐसा नजर आ रहा है कि हमने हीमोस्टेसिस को सिक्योर करना है और ऐसा क्या प्रिकॉशन लेनी है कि हिस्टेक्टमी ना की जाए। सो उसके लिए यूट्राइन आर्टरी लाइगेशन सीम्स टू बी अ गुड ऑप्शन। अदरवाइज याद रखें, खास तौर पे एक्रीटा के केसेस में, एक्रीटा में प्लेसेंटा इन्वेड हुआ होता है एंडोमेट्रियल लाइनिंग में। प्राइमीज हो गई, ग्रेविडा 2 पैरा 1 हो गई। एक्रीटा में प्रोटोकॉल होता है यूट्राइन पैकिंग का। पहले आप पैकिंग कर देते हैं, हीमोस्टेसिस को सिक्योर करते हैं, फिर उसके बाद जितना प्लेसेंटा निकलता है निकल जाए, जो नहीं निकलता उसको छोड़ दें। आपने सिर्फ पोस्ट ऑपरेटिवली पेशेंट को मॉनिटर करना है। अगर पेशेंट वाइटली स्टेबल है, डिटेरियोरेट नहीं कर रही, ब्लीडिंग नहीं उसकी हो रही, तो लेट इट बी, उसको छोड़ दें एक्रीटा को, वो ठीक रहेगा। कोई मीथोट्रेक्सेट देने की भी जरूरत नहीं है, कोई बात नहीं, उसको रहने दें, वो खुद ही डिसॉल्व हो जाएगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। इनक्रीटा में तो खैर देयर इज नो ऑप्शन। ऑफ कोर्स इनक्रीटा में प्लेसेंटा इन्वेड करके मायोमिट्रियम में गया होता है, सो इनक्रीटा में तो देयर इज ओनली वन चॉइस, दैट इज हिस्टेक्टमी। एक्रीटा में अब हिस्टेक्टमी को इतना फ्रीक्वेंटली फॉलो नहीं करते, सो हम पहले यूट्राइन पैकिंग करते हैं, फिर लाइगेशन करते हैं, उसके बाद फिर मजीद देख लेते हैं हिस्टेक्टमी की जरूरत है भी या नहीं। क्वेश्चन नंबर 46, ग्रेविडा 3 पैरा 2 प्लस 0 6 सेंटीमीटर डायलेटेड, प्रेजेंटिंग पार्ट हाई है, सीटीजी पे फीटल ब्रेडिकार्डिया आ रहा है आफ्टर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स। सो द कॉज या द डायग्नोसिस इज कॉर्ड प्रोलैप्स। इस हिसाब से 2-3 बातें याद रखें। मेम्ब्रेन्स को अगर आप रप्चर करते हैं और एकदम से पेशेंट शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ के साथ साइनोज्ड हो जाती है और कोलैप्स कर जाती है, देन दिस इज एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म। अगर मेम्ब्रेन्स को आप रप्चर करते हैं और एकदम से गश ऑफ ब्लड स्टार्ट हो जाता है और ब्रेडी स्टार्ट हो जाता है, दिस इज वेजा प्रीविया। मेम्ब्रेन्स आप रप्चर करते हैं और एकदम हार्ट बीट ड्रॉप करना शुरू हो जाती है, फीटल हार्ट रेट, मदर को तो कुछ नहीं हुआ, देन दिस इज कॉर्ड प्रोलैप्स। क्यों? क्योंकि कॉर्ड पे कंप्रेशन पड़ेगा, जब कॉर्ड प्रोलैप्स करेगी, बाहर आएगी, कंप्रेशन हो जाएगा, तो फीटल ब्रेडिकार्डिया विच हैपन्स इमीडिएटली। So this is cord prolapse. Question number 47, pregnant lady had retention of urine.
IVU पे, इंट्रावेनस यूरोग्राफी पे बायलैटरल हाइड्रोनेफ्रोसिस था, हाइड्रोयूरेटर भी नजर आ रहा था, लेकिन यूरिन एनालिसिस बिल्कुल ठीक था, कोई नेफ्रोलिथियासिस भी नहीं है. सो व्हाट शुड बी डन? IVU हम कब करते हैं, इंट्रावेनस यूरोग्राफी, जब यूरेटेरिक कॉजेज नजर आ रही हों, जैसे यूरेटेरिक कोई स्टोन्स हैं, स्ट्रिक्चर्स हैं. हाइड्रोनेफ्रोसिस, हाइड्रोयूरेटर इज क्वाइट अ नॉर्मल फाइंडिंग इन प्रेगनेंसी, क्योंकि ग्रेविड यूट्रस कंप्रेस करता है, प्रेशर एक्सर्ट करता है, नॉर्मल फाइंडिंग है. इट इज नॉट अकम्पनीड विद यूरिन एनालिसिस रिपोर्ट. यूरिन की एबनॉर्मल रिपोर्ट के साथ ये रिलेटेड नहीं है. This is physiological response. So option A is right. It is normal finding in pregnancy, and this is a question taken from Lange. Lange का सवाल है. Question number 48. If cord prolapse occurs in midwifery unit, what to do? The answer is option C. Left lateral position करें during transfer in ambulance. Cord prolapse के साथ 2-3 बातें याद रखें. Whenever cord prolapse occurs in front of you and the patient is laboring, आप उसे लेबर रूम में मॉनिटर कर रहे थे, पेशेंट मॉनिटर हो रही थी, आपने ARM किया या SROM हो गया, स्पॉन्टेनियस रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन हो गया, और cord prolapse आपके सामने हुआ है, फौरन से पोजीशन चेंज करें. वेज रख दें अंडर द बटक, पेशेंट को लेफ्ट लैटरल करके नी चेस्ट पोजीशन कर लें, या बटक्स के नीचे पिलो रख दें, वो हाई अप हो जाए, थोड़ा सा ब्लैडर उसका फिल कर दें. 2-3 काम हम इसमें करते हैं ताकि कॉर्ड के ऊपर कंप्रेशन कम हो जाए. अगला काम क्या करते हैं? अगला काम करते हैं बेबी के हार्ट रेट को असेस करते हैं, और उससे अगला काम करते हैं बिशप स्कोर को देखते हैं कि क्या ये बच्चा नॉर्मल डिलीवर हो जाएगा. अगर तो बेबी का हेड नीचे है, 0 स्टेशन से नीचे है, +1 पे पड़ा हुआ है, और सर्विक्स फुली डायलेटेड नहीं भी है, 8 सेंटीमीटर है, आप वैक्यूम अप्लाई कर सकते हैं. दिस इज द ओनली कंडीशन जहां पे नॉन डायलेटेड सर्विक्स पे वैक्यूम लगाया जा सकता है. हाउएवर फॉर्सेप्स को आप कभी भी नॉन डायलेटेड सर्विक्स पे नहीं लगा सकते. फॉर्सेप की प्री रेक्विजिट है सर्वाइकल डायलेटेशन, वैक्यूम की फिर भी नहीं है. अगर कॉर्ड प्रोलैप्स हुआ है और आपको लग रहा है कि फीटल हेड भी सामने पड़ा हुआ है, लेकिन सर्विक्स के अंदर या तो रिम है या कोई 8 सेंटीमीटर है, 9 सेंटीमीटर है, कोई बात नहीं, आप वैक्यूम अप्लाई करें, बच्चे को बाहर निकालें. कॉर्ड प्रोलैप्स इज एन इमरजेंसी, सो यू हैव टू बी वेरी क्विक. दूसरी ऑप्शन के अगर फीटल हेड हाई है और फीटल हार्ट रेट प्रेजेंट है, इमीडिएटली शिफ्ट द पेशेंट टू ओटी फॉर सी सेक्शन. बच्चा निकालें जिंदा सलामत. इसी तरह एक और सिचुएशन आती है कि आपके पास कहीं दूर गांव देहात से पेशेंट शिफ्ट होकर आया है, हमें नहीं पता कॉर्ड प्रोलैप्स कब का हुआ है, बस आपके पास इमरजेंसी में रिपोर्ट किया है. उस सूरत में भी पहला काम तो यही है कि आपने फीटल हार्ट रेट देखने हैं. उस सूरत में पोजीशन नहीं बनानी, क्योंकि वो तो पोजीशन वाले टाइम से निकल गया ना. अब हमें नहीं पता वो 3 घंटे से एम्बुलेंस में है, 2 घंटे से है, आधे घंटे से है, हमें नहीं पता. उस सूरत में आपकी मैनेजमेंट डिपेंड करेगी फीटल वायबिलिटी पे. अगर तो बच्चा IUD है, फिर तो आप उस आराम से SVD कराएं, कोई ऐसी बात नहीं, अनलेस एंड अनटिल के पेशेंट शॉक में. अगर पेशेंट शॉक में होती है तो फिर तो सी सेक्शन करना पड़ेगा. और अगर फीटस वाइबल है, जिंदा है, तो फौरन लेबर रूम में भी नहीं लेके जाना, डायरेक्ट OT में शिफ्ट कराएं ताकि आप सी सेक्शन कर सकें. अब हाउ टू ट्रांसफर इन एम्बुलेंस. एम्बुलेंस में नी चेस्ट पोजीशन नहीं बनानी, ना ही पेशेंट को उल्टा लिटाना है. एम्बुलेंस में हमने लेफ्ट लैटरल करना होता है, बस. ये सारे काम लेबर रूम में करने के होते हैं. सो एम्बुलेंस के ट्रांसफर को हमेशा याद रखें, बड़ा रिस्की हो जाता है अगर आप ये काम करेंगे. लेफ्ट लैटरल कराएं और अपनी मिडवाइव्स और LHVs को भी यही सिखाएं. सो ये दोनों तीनों कंडीशंस मैंने कॉर्ड प्रोलैप्स के हिसाब से दोनों तीनों सिनेरियोस बता दिए हैं. यहाँ पे आंसर आएगा लेफ्ट लैटरल कर दें. क्वेश्चन नंबर 49. ग्रेविडा 12 पैरा 11 कम्स टू यू इन लेबर वार्ड विद रप्चर्ड मेम्ब्रेन्स. शी इज हैविंग एडिक्वेट कंट्रैक्शंस. एब्डोमिनल एग्जामिनेशन पे फीटल हेड 4/5 पैल्पेबल है. पेल्विक एग्जामिनेशन पे वो 8 सेंटीमीटर डायलेटेड है. फीटल हेड उसका -2 पे पड़ा हुआ है और कॉर्ड प्रोलैप्स कर गई है वेजाइना में. सो व्हाट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट मैनेजमेंट? द आंसर इज इमरजेंसी सी सेक्शन. दोनों तीनों बातें फेवर कर रही हैं ना. फीटल हेड हाई है, -2 पे पड़ा हुआ है. आगे आ जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 50. HIV पेशेंट विद वायरल लोड 500, CD4 काउंट लेस देन 300, टेकिंग हार्ट एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी. मोड ऑफ डिलीवरी क्या होगा? इसमें आप हमेशा CD4 काउंट को वायरल लोड को देखेंगे. वायरल लोड लेस देन 50 है तो नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी कर दें. अगर वायरल लोड ज्यादा है तो फिर आपने सी सेक्शन करना है. सो यहाँ पे आंसर आएगा सी सेक्शन. क्वेश्चन नंबर 51. अ पेशेंट कम्स विद सिवियर माइट्रोस्टेनोसिस, ग्रेड 4 कार्डिक डिजीज है और पल्मोनरी हाइपरटेंशन भी है 36 वीक्स पे. सो व्हाट विल यू डू?
हम करेंगे जी इलेक्टिव सी सेक्शन 38 वीक्स पे, क्योंकि सिवियर एमएस है। इसमें बात याद रखें, माइल्ड केसेस तो एमएस के बड़े आराम से डिलीवर होते हैं, मॉडरेट एमएस भी डिलीवर हो जाता है। मॉडरेट एमएस के साथ भी अगर कोई कोएग्जिस्टिंग प्रॉब्लम नहीं है, जैसे मॉडरेट एमएस के साथ माइट्रल स्टेनोसिस के साथ कोई सिवियर पल्मोनरी हाइपरटेंशन का एलिमेंट नहीं है, कोई इजेक्शन फ्रैक्शन कम नहीं है, तो फिर हम इसको डिलीवर कर लेते हैं। इसमें 2-3 स्टैंडर्ड्स याद रखें। 1.5 सेंटीमीटर से नीचे अगर माइट्रल वाल्व एरिया जा रहा है, इसका मतलब है थोड़ा खतरा है। 1 से नीचे अगर जा रहा है, 1 सेंटीमीटर से नीचे, तो ये तो बहुत ही ज्यादा इमरजेंसी कंडीशन है, ठीक है, रिस्की है। इसी तरह इजेक्शन फ्रैक्शन 40% से नीचे जा रही है तो खतरा है। पल्मोनरी हाइपरटेंशन तो किसी भी फॉर्म में है, माइल्ड फिर भी टॉलरेट हो जाती है, मॉडरेट और सिवियर कभी भी नहीं होती। सो इस फिर केसेस में आपको सी सेक्शन की तरफ जाना पड़ता है। और सी सेक्शन में भी ज्यादातर हम एपिड्यूरल को फॉलो करते हैं, लेकिन रीजनल एनेस्थीसिया की वजह से थोड़ा सा सिस्टेमिक वेजोडाइलेशन होने का डर होता है। सो हमने कार्डिक पेशेंट्स में 2-3 चीजों को बचाना होता है, हाइपोवोलीमिया को बचाना है, कार्डिक ओवरलोड को बचाना है, सिस्टेमिक वेजोडाइलेशन को बचाना है। इस क्वेश्चन में आंसर आएगा इलेक्टिव सी सेक्शन, दैट इज बेटर। Question number 52 में प्राइमी ग्रेविडा with twin pregnancy comes to you at 36 weeks with twin 1 at breech position. So what is the most appropriate management? Twin pregnancy के साथ पेशेंट आई है और प्राइमी है और 36 वीक्स पे आई है और twin 1 उसका ब्रीच है। ECV करेंगे या नहीं करेंगे? इसमें आंसर आएगा इलेक्टिव सी सेक्शन। इसमें तो नहीं हम twin 1 को उठा के सिर्फ ECV कर सकते और twin 2 वहां पे फ्लोट कर रहा होगा। सो सेक्शन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 53, अ पेशेंट विद ट्विन प्रेगनेंसी केम इन लेबर, ट्विन ए डिलीवर हुआ, टाइट कॉर्ड अराउंड नेक थी, जब आपने उसे कट किया तो ये तो ट्विन बी का ब्रेडिकार्डिया स्टार्ट हो गया। सो व्हाट इज द पॉसिबिलिटी बिहाइंड? आपने ट्विन बी की कॉर्ड काट दी है, ट्विन बी में नो लॉन्गर बी कनेक्टेड टू इट्स प्लेसेंटा, एंड दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो टेकन फ्रॉम लेंज। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 54, पेशेंट इन सेकंड स्टेज ऑफ लेबर फॉर द लास्ट 2 आवर्स, सीटीजी नॉर्मल है, पेल्विक एग्जामिनेशन पे प्रेजेंटिंग पार्ट -1 पे है, मेंटो पोस्टीरियर है। नेक्स्ट स्टेप इन द मैनेजमेंट, आंखें बंद करके स्ट्रेट अवे इमरजेंसी सी सेक्शन। फेस विद मेंटो पोस्टीरियर डिलीवर नहीं हो सकता, फेस विद मेंटो एंटीरियर डिलीवर हो सकता है। वो भी डिपेंड करेगा, अगर बच्चे का बहुत ज्यादा साइज नहीं है और पेल्विस अच्छा एडिक्वेट है तो फेस विद मेंटो इंटीरियर डिलीवर हो जाते हैं, लेकिन फेस विद मेंटो पोस्टीरियर को तो ट्रायल भी नहीं देना, सोचना भी नहीं है। सो मेंटो पोस्टीरियर सीधा सीधा सी सेक्शन। क्वेश्चन नंबर 55, 16 years old primary gravida has been in labor for the last 2 days. She comes to you with obstructed labor. हाइट उसकी 5 फुट 1 इंच है। ऑन एग्जामिनेशन हेड 4/5 पैल्पेबल है, पीवी पे 5 सेंटीमीटर डायलेटेड है, प्रेजेंटिंग पार्ट -2 पे है और कैपेट भी आ रहा है। सो व्हाट इज द कॉज ऑफ ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर? दिस इज कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस। खास तौर पे 16 साल की बच्ची है और उसकी हाइट भी छोटी है, 5 फुट की उसकी हाइट है, सीधा सीधा कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस है ना। क्वेश्चन नंबर 56, a patient who is previous one C-section came in labor with tachycardia and hypotension, fetal heart rate not audible और pelvic examination पे presenting part high है। So what is the diagnosis here? This is uterine rupture. यहाँ पे ये यूट्राइन रप्चर है और एब्रप्शन का ताल्लुक मैंने बताया था ब्लड प्रेशर के साथ होता है। ज्यादातर जो सिनेरियोज वो लोग एब्रप्शन के देते हैं ना, उसमें एक तो वो ब्लड प्रेशर को मेंशन कर देते हैं, दूसरा इंटेंस पेन को मेंशन कर देते हैं, टेंडरनेस को मेंशन कर देते हैं। रप्चर में 2-3 बातें आती हैं, एकदम से फीटल हार्ट रेट गए, आईयूडी हो गया, एकदम से पेन्स आना स्टॉप हो गई और फीटल हेड रिसीड बैक कर गया। ये 2-3 बातें रप्चर की हैं। क्वेश्चन नंबर 57, प्राइमी ग्रेविडा 36 वीक्स पे प्रेजेंट की है रिड्यूस फीटल मूवमेंट के साथ। शी इज अ नोन केस ऑफ डायबिटीज, ब्लड प्रेशर भी उसका 150-100 मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी है। सो व्हाट विल यू एडवाइज टू एंश्योर फीटल वेल बीइंग? द आंसर इज सीटीजी। सबसे पहला काम रिड्यूस फीटल मूवमेंट में सीटीजी का करना है। कोई एकदम से बायोफिजिकल के लिए नहीं भेजता, कोई डॉपलर के लिए नहीं भेजता। अगर सीटीजी पे फीटल आईयूडी आ गया तो फिर बायोफिजिकल क्यों कराना? मतलब सीटीजी पे आपके पास फीटल हार्ट रेट ही नहीं आ रहे, या सीटीजी पे आपकी इंतहाई नॉन रिएक्टिव सीटीजी आ गई, तो फिर तो इमीडिएटली सेक्शन करना पड़ेगा। इसी तरह सीटीजी पे अगर वेरिएबिलिटी कम आई है, वेरी रिएक्टिव सीटीजी नहीं है, फिर हम पेशेंट को अल्ट्रासाउंड डिपार्टमेंट में भेजते हैं बायोफिजिकल करवाने के लिए। वहां पे फिर आधे घंटे के लिए उसके सारे पैरामीटर्स चेक होंगे और वो पूरा का पूरा स्कोर निकालेंगे।
सो सीटीजी करना मैंडेटरी है। रिड्यूस फीटल मूवमेंट वालों का पहला स्टेप सीटीजी है। इसी तरह एक और उन्होंने दिया होता है कि इंडक्शन ऑफ लेबर तो नहीं प्लान करनी, और पेशेंट 38 वीक्स पे वो लोग दे देंगे और साथ प्री एक्लेम्पशिया दे देंगे। ऑल्दो कि आपकी मैनेजमेंट इस टाइम पे इंडक्शन ऑफ लेबर है, लेकिन पहले देख तो ले, सीटीजी करके देख तो ले पहले कि क्या सीटीजी का ट्रेस आ रहा है। अगर उसमें आपके पास नॉन रिएक्टिव सीटीजी आई तो इंडक्शन करना जुडिशियस नहीं होगा, फिर स्ट्रेट अवे सी सेक्शन करना पड़ेगा 38 वीक्स पे। सो सीटीजी पे काफी सारी चीजें फिर हमें पता चल जाती हैं। तो ये 2-3 सवाल आते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, अ पेशेंट विद प्री एक्लेम्पशिया विद ब्लड प्रेशर 150/100 millimeters of mercury comes at 38 weeks with reduced fetal movement. So most appropriate management, ये वही सवाल आ गया जो अभी मैं आपसे जिक्र कर ही रही थी। Again the answer is CTG. Question number 59, a patient comes with blood pressure 200/100 millimeters of mercury, urine albumin पे भी 2+ protein urea आ रहा है, perial edema positive है, and she died after nasal bleed. So what is the cause of death? ये जो blood pressure के साथ bleed करने वाले cases आते हैं, this is CVA. स्ट्रोक का अटैक होता है जो सबसे ज्यादा नजर हमें आ रहा होता है, जो सबसे ज्यादा खतरा भी होता है। सेरिब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 60, a patient who is known hypertensive comes to you for booking visit. Best test to predict pre-eclampsia. So this is Doppler ultrasound. ठीक है ना, यूट्राइन आर्टरी डॉपलर कराएंगे 22 से 24 वीक्स में। नॉच नजर आती है, आपको पता है ना, उसमें एक नॉच आती है जो खास तौर पे प्री एक्लेम्पशिया वालों में आती है। सो 22 से 24 वीक्स पे हम यूट्राइन आर्टरी डॉपलर करते हैं, और अम्बलाइकल आर्टरी डॉपलर कब करते हैं? 28 वीक्स के बाद हम वीकली अम्बलाइकल आर्टरी डॉपलर कर रहे होते हैं, और वो बेसिकली हम बेबी की ग्रोथ को मॉनिटर कर रहे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, प्राइमी ग्रेविडा श्योर ऑफ डेट्स है, कम्स टू यू एट 38 वीक्स विद IUGR, फंडल हाइट भी उसकी कम है, 30 सेंटीमीटर है, ब्लड प्रेशर भी उसका ज्यादा है, सीटीजी भी उसकी नॉन रिएक्टिव है, लाइकर एब्सेंट है स्कैन पे, इमीडिएट एक्शन क्या करेंगे? सीधा सीधा नजर आ रहा है, इमरजेंसी सी सेक्शन। ठीक है ना, 38 वीक्स पे और क्या इंतजार करना है? बच्चे को निकालें, जिंदा सलामत पकड़ाएं पेशेंट को। क्वेश्चन नंबर 62, पेशेंट एट 34 वीक्स विद ब्लड प्रेशर 160/110 millimeters of mercury, यूरिन प्रोटीन 3+ है, बट शी इज एसिम्टोमेटिक, हाउ विल यू मैनेज? यहाँ पे इसका आंसर है ऑप्शन सी, एडमिट फॉर ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग एंड स्टार्ट ओरल लेबिटालॉल। देखें, ज्यादातर क्रॉनिक हाइपरटेंशन के जो केसेस होते हैं ना, वो ब्लड प्रेशर को बड़ा अच्छा टॉलरेट करते हैं। ये जितना ज्यादा इम्पेंडिंग एक्लेम्पशिया के केसेस आते हैं ना, ये PIH के साथ एसोसिएटेड होते हैं, यानी फर्स्ट टाइम हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी, या प्री एक्लेम्पशिया के साथ एसोसिएटेड होते हैं। क्रॉनिक हाइपरटेंशन वाले ना बड़े आराम से चलते हैं, उनका ब्लड प्रेशर ज्यादा भी होना तो वो बड़े आपको कूल एंड काम नजर आ रहे होते हैं। सो ब्लड प्रेशर वाले सवालों में आपने पहले ये देखना है कि ब्लड प्रेशर की रीडिंग कहां तक है, दूसरा प्रोटीन यूरिया कितना हद तक आया हुआ है, क्योंकि आपको पता है ना कि रेज्ड ब्लड प्रेशर अलोंग विद प्रोटीन यूरिया इज डिफाइंड एज प्री एक्लेम्पशिया। सो प्री एक्लेम्पशिया तो जरा खतरनाक स्टेज है, प्री एक्लेम्पशिया को तो 34 वीक्स पे डिलीवर करने का कहते हैं, अनलेस एंड अनटिल के बेबी को कुछ हो, फिर तो हम चलो उसको ले जाते हैं आगे 36 तक, 37 तक, लेकिन तो आइडियली स्पीकिंग 34-35 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। सो देखना चाहिए कि पीडल एडीमा, प्रोटीन यूरिया किस हद तक है, और सिम्टम्स हैं या नहीं है। कौन से सिम्टम्स? एक्लेम्पशिया वाले, हेडेक, ब्लरिंग ऑफ विजन, एपिगेस्ट्रिक पेन, टेंडरनेस, ये सारी चीजें। अगर पेशेंट को ये सब कुछ नहीं है तो फिर हम एडमिट जरूर करेंगे, घर नहीं भेजेंगे ऐसी हालत में कि जब उसका 160/110 हुआ हुआ है ब्लड प्रेशर। क्यों? क्योंकि किसी वक्त भी फिट्स पड़ सकते हैं। सो एडमिट कर लें, मॉनिटर करें और लेबिटालॉल स्टार्ट कर दें। अगर पेशेंट सिम्टोमेटिक है फिर तो कोई और बात ही नहीं, स्टार्ट मैग्नीशियम सल्फेट, दिस इज इम्पेंडिंग एक्लेम्पशिया, उसमें तो करना ही कुछ नहीं है सिवाय मैग्नीशियम सल्फेट के, नॉट इवन डाइजीपैम। सो ब्लड प्रेशर में 2-3 सिनेरियोज आते हैं। पेंडिंग एक्लेम्पशिया में मैक्सल्फेट कर दें, और अगर ऐसे सिम्टम्स नहीं है, कुछ नहीं है, तो एडमिट कर लें, स्टीरॉइड कवर दे दें, मॉनिटर कर लें, और ओरल या आईवी ड्रग्स का भी आप अंदाजा लगाते हैं पेशेंट के सिम्टम्स को देख के और कंडीशंस को देख के। सो इस सवाल में ऑप्शन सी बेहतर है। क्वेश्चन नंबर 63, पेशेंट एट 32 वीक्स, नॉन केस ऑफ टाइप 1 डायबिटीज, कंट्रोल्ड है, सारे पैरामीटर्स उसके ठीक हैं, एक्सेप्ट कि उसका AC 40th सेंटाइल है, CTG रिएक्टिव है। सो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? ये दोनों सवाल एक जैसे से हैं।
अगला क्वेश्चन भी देख लें। पेशेंट 32 वीक्स पे है, उसी तरह टाइप 1 डायबिटीज है, पुअरली कंट्रोल्ड है और यहाँ पे एसी कम है, यानी एक आपको उन्होंने IUGR का बेबी शो किया हुआ है। और आपको पता है ना कि डायबिटीज के साथ IUGR कब होता है? जब बहुत पुराना डायबिटीज चल रहा हो, यानी कि नॉन डायबिटीज मेलाइटस, क्योंकि GDM के साथ मैक्रोसोमिया का ताल्लुक है। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 63 में आंसर आएगा कि आप पेशेंट को 36 वीक्स पे उसकी CTG रिपीट कर लें, मॉनिटर कर लें और उसकी CTG रिपीट कर लें। 64 में इसका आएगा डॉपलर, क्योंकि ग्रोथ रिस्ट्रिक्टेड है। ग्रोथ को मॉनिटर हमेशा हम डॉपलर स्कैन से करेंगे और डॉपलर ही पुअर प्रेगनेंसी का प्रिडिक्टर भी है। क्वेश्चन नंबर 65 में 25 इयर्स ओल्ड प्राइमी ग्रेविडा है, 22 वीक्स पे आई है बुकिंग विजिट पे। हर फादर एंड सिस्टर्स आर नॉन डायबिटिक, सो द बेस्ट टेस्ट फॉर हर क्या करवाएंगे आप? GTT। डायग्नोसिस हमारा GTT से बनेगा, ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। पुराने वक्तों में GCT का टेस्ट होता था, ग्लूकोज चैलेंज टेस्ट। ये हम किनका कराते थे? रिस्क फैक्टर वाले पेशेंट्स का। पहले यानी पेशेंट आता था, आपने रिस्क फैक्टर देखा, उसकी फैमिली हिस्ट्री थी, उसके फादर को डायबिटीज था, उसकी बहनों को था, उसका पुराना बच्चा कोई मैक्रोसोमिक था या कोई पुराना उसका GDM था, तो हम कराते थे GCT। GCT होता था 50 ग्राम्स ग्लूकोज के साथ। जिसका GCT ज्यादा आता था, 140% से ज्यादा आता था, उसका हम GTT करवाते थे। क्वेश्चन नंबर 66, 8 weeks pregnant lady, non-diabetic, not taking anything, refused to eat or drink. She came with drowsiness and confusion. So most appropriate treatment, G. Hypoglycemia is associated with diabetes mellitus. नॉन केसेस जो डायबिटीज के होते हैं ना, जो पुराने डायबिटिक होते हैं, उनके साथ एक खास तरह की कॉम्प्लिकेशन एसोसिएटेड है, विच इज कॉल्ड हाइपोग्लाइसीमिया। उन्हें हाइपोग्लाइसीमिया का अटैक होता है और उसकी निशानी क्या होती है? एकदम से स्वेटिंग हो जाएगी, एकदम से पेशेंट पेल पड़ जाएगी। तकरीबन 60% टाइप 1 डायबिटीज वालों के साथ हाइपोग्लाइसीमिया एसोसिएटेड है और तकरीबन 21% टाइप 2 वालों के साथ एसोसिएटेड है। सो ज्यादा परसेंटेज टाइप 1 वालों की है जो कि हाइपोग्लाइसेमिक अटैक की तरफ जाते हैं और एकदम से यही होगा कि डिजीनेस हो जाएगी, स्वेटिंग होना शुरू हो जाएगी और अनकॉन्शियसनेस आ रही होगी। बुक्स हमें कहती हैं, गाइडलाइंस हमें कहती हैं 3.5 मिलीमोल्स पर लीटर से अगर नीचे है शुगर तो दिस इज हाइपोग्लाइसीमिया और ये तकरीबन बनता है 63 मिलीग्राम्स पर डेसीलीटर। मिलीमोल से कन्वर्जन आती है ना सबको, मिलीमोल्स पर लीटर के साथ अगर आप 18 से मल्टीप्लाई करें तो ये मिलीग्राम्स पर डेसीलीटर में आपको ब्लड शुगर लेवल्स मिल जाएंगे। अब इसके ट्रीटमेंट को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करना है आसान लफ्जों में। कॉन्शियस पेशेंट है तो क्या करना है, अनकॉन्शियस पेशेंट है तो क्या करना है, हॉस्पिटल में है तो क्या करना है। अगर पेशेंट कॉन्शियस है और उसको एकदम से हाइपोग्लाइसीमिया हो रहा है, चक्कर शक्कर आ रहे हैं, उसको आप कोई मीठी चीज खिला दें, शहद खिला दें, 2-3 चम्मच चीनी के खिला दें, उसको आधा ग्लास जूस पिला दें या फिर स्लो रिलीज कार्बोहाइड्रेट्स भी दे सकते हैं, जैसे कि कोई सैंडविच दे दें उसको, ब्रेड है, इस तरह की चीजें। अगर पेशेंट अनकॉन्शियस है, अनकॉन्शियस पेशेंट के फैमिली मेंबर्स को हम सिखा देते हैं कि आपने ग्लूकागॉन का इंजेक्शन इंट्रामस्कुलर लगाना है, 0.5 या 1 मिलीग्राम का इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन दे दें। अब इसमें तीसरी कैटेगरी है पेशेंट अगर हॉस्पिटल में है, यानी आपके सामने है पेशेंट और उसको हाइपोग्लाइसीमिया हो गया। अब क्या करें? 10% डेक्सट्रोज, फौरन याद रखें, नॉट इवन 25%, नॉट इवन 100%, आपने 10% डेक्सट्रोज उसको IV देनी है। 150 ml इसमें स्टैंडर्ड कंसिडर होते हैं और जैसे ही पेशेंट कॉन्शियस हो जाए तो फिर आप उसका ओरल थेरेपी स्टार्ट कर सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं। सो ये 2-3 बातें याद रखें कि टाइप 1 टाइप 2 के साथ रिलेशनशिप कितना है, इंसिडेंस कितना है, कितने लेवल पे हाइपोग्लाइसीमिया डायग्नोज होता है और इसमें ट्रीटमेंट क्या करना है, कॉन्शियस का, अनकॉन्शियस का, हॉस्पिटलाइज्ड का। सो द आंसर हियर इज इंजेक्शन ग्लूकागॉन इंट्रामस्कुलर। क्वेश्चन नंबर 67, पेशेंट विद टाइप 1 डायबिटीज मिलाइटस जो कि एनालिप्रिल ले रही थी, परसिस्टेंट माइक्रोएल्ब्यूमिन यूरिया, CKD की तरफ कुछ क्वेश्चन हमें लग रहा है कि भाई CKD डेवलप हो रहा है और अब वो प्रेग्नेंट भी हो गई है, तो अब आप क्या करेंगे? अब देखें, एनालिप्रिल ACE इनहिबिटर्स है। नॉर्मली प्रेगनेंसी में ACE इनहिबिटर्स कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, हम नहीं देते, लेकिन किताबें हमें ये कहती हैं कि अगर कोई पेशेंट है जो कि पहले से एनालिप्रिल ले रहा था और उस पे किडनी स्टेटस उसका स्टेबल है, तो फिर तो आप एनालिप्रिल को कंटिन्यू रखें,
क्योंकि उसका किडनी प्रोफाइल ठीक जा रहा है ना। वरना क्या होता है कि इस तरह के पेशेंट्स में अगर आप ड्रग को एकदम बंद करेंगे सिर्फ फीटल टेराटोजेनेसिटी की वजह से, मतलब हमें क्या पता इतनी ज्यादा टेराटोजेनिक मे बी के ना भी हो, ऑल्दो के एसी इनहिबिटर्स टेराटोजेनिक होते हैं। सो असूली तौर पे हमें एनालेप्रिल को फौरन स्टॉप कर देना चाहिए। अब यहाँ क्वेश्चन कुछ इनकम्प्लीट है, एक दो रिकॉल्स में डिफरेंट तरीके से दिया हुआ है। दोनों ऑप्शन ठीक है, यहाँ पे स्टॉप एनालेप्रिल भी ठीक है और ये भी ठीक है कि नो रिस्क ऑफ रीनल स्टेटस डिटेरियोरेशन और डिक्रीज्ड सर्वाइवल। ये भी किताबों में लिखा हुआ है कि प्रेगनेंसी में रीनल स्टेटस के डिटेरियोरेट करने का या डिक्रीज सर्वाइवल का इतना ज्यादा रिस्क नहीं होता। इस सवाल में कुछ लग रहा है कि पेशेंट को सीकेडी डेवलप हो रहा है। अगर तो क्वेश्चन ऐसा सा आ रहा है ना कि एनालेप्रिल पे उसके लेवल्स कंट्रोल्ड हैं और सीकेडी डेवलप नहीं हो रहा, तो आप एनालेप्रिल को कंटिन्यू करवाएं और ये वाली ऑप्शन ठीक कर दें, नो रिस्क ऑफ रीनल स्टेटस डिटेरियोरेशन। लेकिन अगर वो क्वेश्चन इस तरह से देते हैं आपको कि कोई सीकेडी की पिक्चर देते हैं आपको और एनालेप्रिल लेने से वो ठीक नहीं हो रही, तो फिर तो आप एनालेप्रिल को फौरन स्टॉप करा दें, पेशेंट प्रेग्नेंट हो गई है, और स्विच ओवर करें इंसुलिन पे। ये जो खास तौर पे पुराने डायबिटिक लोग होते हैं इनको फिर हम फौरन प्रेगनेंसी में इंसुलिन स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इनका किडनी स्टेटस ओरल हाइपोग्लाइसेमिक्स पे नहीं कंट्रोल्ड रहता। सो यहाँ पे कंसिडरिंग कि ये सीकेडी का सिनेरियो लग रहा है, आंसर बेहतर आएगा स्टॉप एनालेप्रिल। क्वेश्चन नंबर 68, प्राइमरी ग्रेविडा 20 वीक्स पे आती है, वॉमिटिंग है, एपिगेस्ट्रिक पेन है 6 आवर्स से, अलॉन्ग विद एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट भी है 10 दिन से, और अल्ट्रासाउंड पे राइट एडिनेक्सल मास है 12 into 8 सेंटीमीटर का। क्या करना है? स्ट्रेट अवे नजर आ रहा है आपको आपका आंसर लेप्रोटमी। जब पेशेंट 10 दिन से डिस्कम्फर्ट का शिकार है और उसकी इतनी बड़ी सिस्ट बनी हुई है 12 into 8 सेंटीमीटर की, तो फिर तो कोई इंतजार करने की जरूरत नहीं। और वैसे भी आइडियल पेशेंट है, आपको पता है आप लेप्रोटमीज सेकेंड ट्राइमेस्टर में कर लेते हैं, अच्छी रहती हैं, ऑल्दो के लेप्रोस्कोपी भी करते हैं, लेकिन लेप्रोटमी बेहतर है और आपको पता है गवर्नमेंट सेटअप्स में अवेलेबल भी है, हर जगह लेप्रोस्कोपी है भी नहीं। इसमें आपने सिस्ट के साइज को और सिस्ट की नेचर को और पेशेंट के सिम्टम्स को फॉलो करना है। अगर सिंपल सिस्ट है 5 सेंटीमीटर से 5 to 6 पे मॉनिटरिंग करना बेहतर है, 3 तक तो फॉलो अप भी नहीं करना। 5 से अगर नीचे है ना तो फिर तो फॉलो अप की भी जरूरत नहीं है। फंक्शनल सिस्ट होती है ना, फॉलिक्यूलर सिस्ट होती है, कॉर्पस ल्यूटियल सिस्ट होती है, कोई सिम्टम नहीं कॉज कर रही, रहने दें, स्पॉन्टेनियसली रिजॉल्व कर लेंगी। लेकिन अगर 5, 6, 7 तक जा रही हैं तो आप मॉनिटर कर सकते हैं, फॉलो अप पे पेशेंट को डाल सकते हैं। लेकिन अगर 7, 8 से ज्यादा साइज होता है और सिंपल सिस्ट है तो बेहतर है फिर उसको निकाल दें। और दूसरी सूरत में अगर कोई 6 सेंटीमीटर की सिस्ट है या 7 है और वो पेशेंट को सिम्टम दे रही है, पिछले कोई 10 दिन से पेशेंट डिस्कम्फर्ट का शिकार है, पुअर क्वालिटी ऑफ लाइफ हुई हुई है, या फिर उसका इंटेंस पेन है, जैसे यहाँ इस क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन किया उन्होंने कि 10 दिन से वो डिस्कम्फर्ट का शिकार है, तो ऐसे में पेशेंट को आपने निग्लेक्ट नहीं करना। ये तो सिंपल सिस्ट की बातें थी। कॉम्प्लेक्स सिस्ट में भी हमारे पास 5 सेंटीमीटर का, सो 5 या लेस देन 5 पे रीस्कैन आफ्टर 4 वीक्स इफ यू टॉक अबाउट कॉम्प्लेक्स सिस्ट। 5 से ज्यादा एमआरआई या मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच, सिंपल सिस्ट में वेरी करेगा। अब एक सवाल इसमें और आता है, 10 सेंटीमीटर की सिस्ट है या 10 से ज्यादा है, 14 सेंटीमीटर की सिस्ट है और पेशेंट का फर्स्ट ट्राइमेस्टर चल रहा है, यानी पेशेंट 10 वीक्स पे है, 11 वीक्स पे है, 12 से नीचे, यानी आपको पता है 12 के बाद तो सेकंड ट्राइमेस्टर शुरू हो जाता है ना। अब क्या करें? अब आपने ये नहीं करना कि ऐसा करो बीबी 2 हफ्ते इंतजार कर लो, अभी तुम 10 वीक्स पे हो, गाइडलाइंस कहती हैं सेकेंड ट्राइमेस्टर में लेप्रोटमी करते हैं, तो ऐसा करते हैं 2 हफ्ते बाद आ जाना। चलो जी 2 हफ्ते बाद घर वाले उसको अनकॉन्शियस सिचुएशन में लेकर आ रहे हैं और वो टॉर्जन हो गई है, वो बेचारी टॉर्जन से ही मर गई है कि डॉक्टर साहिबा ने कहा था 2 हफ्ते बाद सेकेंड ट्राइमेस्टर शुरू होगा। ऐसा नहीं करना। बड़ी सिस्ट को यानी 10 सेंटीमीटर से ज्यादा की सिस्ट को आपने हरगिज अवॉइड नहीं करना, उसको ट्रीट करें चाहे वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में है, लेप्रोस्कोपिकली कर लें, कुछ नहीं कहेगा। क्यों? क्योंकि इतनी बड़ी सिस्ट का टॉर्जन के साथ आना, दिस इज हाईली लाइकली, दिस इज अ पॉसिबिलिटी कि पेशेंट टॉर्जन के साथ कोलैप्स कर जाएगी। सो ये मैंने 3-4 सवाल सिस्ट से रिलेटेड बता दिए। अब यहाँ पे आंसर आएगा लेप्रोटमी। क्वेश्चन नंबर 69, अ पेशेंट विद 10 वीक्स एमेनोरिया, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ, उसके बाद उसका एक्सरे हो गया लंबोसेक्रल स्पाइन का और उसे अचानक पता चला कि मैं तो प्रेग्नेंट हूं। अब आप उसे फीटस के लिए क्या काउंसल करेंगे? द आंसर इज ऑप्शन ए, द रेडिएशन इज नॉट हार्मफुल फॉर फीटस। ये जो रेडिएशन है ये बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं है, जितनी डोज है
ऑल्दो कि आपको पता है अल्ट्रासोनिक वेव्स आर टोटली हार्मलेस, अल्ट्रासोनिक वेव्स कुछ नहीं कहती हैं, एक्सरे की, सीटी स्कैन की, एमआरआई की, ये वाली वेव्स हार्मफुल होती हैं, लेकिन रेडिएशन की कुछ डोजेज होती है। Question number 70, a patient delivered vaginally collapsed after manual removal of placenta. Blood pressure drop कर गया, 80/50 हो गया, pulse 60 हो गई, feeble, blood loss 150 ml है, uterus not palpable. So what is the most likely cause? The answer is uterine inversion. अब यूट्राइन इन्वर्जन में हम करते क्या हैं? यूट्राइन इन्वर्जन की 2-3 बातें भी याद रखें। एक तो ये टीम वर्क है, फौरन से कॉल करनी होती है, टीम वर्क होता है। ये एक तरफ से पेशेंट को आईवी फ्लूइड वगैरह मेंटेन हो रहा होता है, एक तरफ से जो डॉक्टर होती है वो अपने हाथ की फिस्ट बनाती है, मुक्का बनाती है और मैनुअल उसकी रिडक्शन कर देती है। अब इसमें 2 बातें होती हैं कि अगर तो पेशेंट शॉक में जा रहा है तो फिर तो आपने शॉक को भी फॉलो करना है, कोलॉइड्स वगैरह देने हैं और ब्लड देना है और इस तरह की चीजें। हाउएवर कॉज शुड बी रिमूव्ड एट वंस। इन्वर्जन का ट्रीटमेंट इमीडिएट रिडक्शन है, आपने मैनुअल रिप्लेसमेंट करनी होती है यूट्रस की। अगर ऐसा करने से कुछ यूट्रस वापस नहीं गया तो फिर अगला काम है कि आप यूट्राइन रिलैक्सेंट्स ट्राई कर लें, जैसे कि सबकट, टर्ब्यूटेलिन। दूसरी सूरत में कंस्ट्रिक्शन रिंग जो बनता है ना, बेसिकली वो सर्विक्स के लेवल पे नहीं बनता, वो बनता है लोअर यूट्राइन सेगमेंट के लेवल पे, जो मायोमेट्रियम का पोर्शन होता है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट तो मायोमेट्रियम करती है ना, एंडोमेट्रियम तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता और ना ही सर्विक्स के अंदर ये वाली एबिलिटी है कि वो कॉन्ट्रैक्ट करे। सो वो वाला पोर्शन जो यूट्रस का सर्विक्स के साथ मिल रहा होता है ना, बेसिकली वहां कंस्ट्रिक्शन रिंग बनता है असल में। सो जब कंस्ट्रिक्शन रिंग बन जाएगा तो फिर तो कोई और बात ही नहीं है, फिर तो लेप्रोटमी करनी पड़ती है, सर्जिकल करेक्शन करनी पड़ती है, जिसमें हम कट लगाते हैं पोस्टीरियर सरफेस पे यूट्रस पे, अपनी इन्वर्जन को करेक्ट करते हैं। सो बिल्कुल ही अगर तो वो कंस्ट्रिक्शन रिंग का सिनेरियो देंगे तो आंसर है कि एनेस्थीसिया दें और लेप्रोटमी करें और अप्रोच करें वहां से। लेकिन अगर वो वैसे देते हैं कि जी मैनुअल रिप्लेसमेंट फेल हो गई है, अगला काम हम रिलैक्सेंट ट्राई कर सकते हैं। कुछ हद तक ये वाले काम थिएटर में ही होते हैं, रिलैक्सेंट दे के ना तो फिर आप मैनुअली रिडक्शन कर रहे होते हैं।